नमस्कार। आज की चर्चा में परक्राम लिखित अधिनियम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के विभिन्न प्रावधानों के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। यह अधिनियम भारत में 1 मार्च 1882 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया। इस अधिनियम में 17 अध्याय, 148 धाराएं और एक अनुसूची है। इस एक्ट के संबंध में धारा 4 में वचन पत्र को परिभाषित किया गया है। वचन पत्र से अभिप्राय बैंक नोट या करेंसी नोट न होने वाली ऐसी लेखबद्ध लिखित हैं जिसमें एक निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार उस लिखित के वाहक को धन की एक निश्चित राशि संदत्त करने का उसके रचयिता द्वारा हस्ताक्षरित अशर्त वचन अंतर्विष्ट हो। इसका अभिप्राय दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं खा को या उसके आदेशानुसार 500 रुपये संदत्त करने का वचन देता हूँ। दूसरा उदाहरण, मैं स्वीकार करता हूँ कि प्राप्त मूल्य के लिए मैं आ को 2000 रुपये का ऋणी हूँ जो मांग पर संदत्त किए जाने हैं। ये वचन पत्र के उदाहरण हैं। आगे देखिए, ये मामले जो मैं उदाहरण में बता रहा हूँ उनमें वचन पत्र नहीं है। जैसे मैं खा को कहता हूँ कि मैं आपका 100 रुपये का देनदार हूँ। जैसे मैं कहता हूँ गा के साथ अपने विवाह के 10 दिन पश्चात मैं खा को 500 रुपये संदत्त करने का वचन देता हूँ। ये वचन पत्र नहीं होंगे क्योंकि इनमें शर्त लगी हुई है। तो वचन पत्र की जो परिभाषा है वो इस अधिनियम की धारा 4 में बताई गई है। धारा 5 में विनिमय पत्र को परिभाषित किया गया है। विनिमय पत्र से अभिप्राय ऐसी लेखबद्ध लिखित है जिसमें एक निश्चित व्यक्ति को यह निर्देश देने वाला उसके रचयिता द्वारा हस्ताक्षरित अशर्त आदेश अंतर्विष्ट हो कि वह एक निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार या उस लिखित के वाहक को ही धन की एक निश्चित राशि संदत्त करे। संदाय करने का वचन या आदेश इस धारा और धारा 4 के अर्थ में इस कारण सशर्त नहीं है कि उस रकम या उसकी किसी किस्त के संदाय के समय के बारे में यह अभिव्यक्त है कि वह किसी ऐसी निर्दिष्ट घटना के होने के पश्चात एक निश्चित कालावधि के बीत जाने पर होगा जो मामूली मानवीय प्रत्याशा के अनुसार अवश्यंभावी है, यद्यपि उसके होने का समय अनिश्चित है। तो इसे और स्पष्ट किया जाता है, वह व्यक्ति जिसके बारे में यह स्पष्ट है कि उसे निर्देश दिया गया है या संदाय किया जाना है। धारा 5 और धारा 4 के अर्थ में एक निश्चित व्यक्ति माना जाएगा, यद्यपि उसका नाम अशुद्ध किया गया हो या वह केवल वर्णन द्वारा ही अभिहित हो। धारा 6 में चेक के बारे में परिभाषित किया गया है। चेक से आशय एक ऐसा विनिमय पत्र है जो निर्दिष्ट बैंकर पर लिखा गया है और जिसका मांग पर से अन्यथा देय होना अभिव्यक्त नहीं है एवं उसमें इलेक्ट्रॉनिक रूपक से निकाला हुआ छंटित चेक तथा इलेक्ट्रॉनिक रूपक सम्मिलित हैं। इसको इस प्रकार से और स्पष्ट किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक रूप में चेक से किसी कंप्यूटर साधन का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लिखा गया और किसी सुरक्षित प्रणाली में डिजिटल चिन्हक, ज्यामितीय चिन्हक सहित या उसके बिना सहित तथा यथास्थिति असममित गूढ़ प्रणाली या इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक सहित लिखा गया कोई चेक अभिप्रेत है। दूसरा उदाहरण बताते हैं। छंटित चेक का आशय
है ऐसा चेक जो कि समाशोधन गृह के द्वारा या बैंक के द्वारा चाहे अदायगी करते हुए या अदायगी प्राप्त करते हुए निकासी अवधि के दौरान संचित किया जाता है, जो तत्काल इलेक्ट्रॉनिक रूपक के उत्पादन पर पारेषित किया जाता है। प्रतिस्थापन आगे शारीरिक संचलन से लिखित चेक है, अर्थात इस धारा के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति समाशोधन गृह का आशय है। समाशोधन गृह जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रबंध किया जाता है अथवा ऐसा समाशोधन गृह जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्रदान किया गया है। इस धारा के प्रयोजन के लिए असममित गूढ़ प्रणाली, कंप्यूटर साधन, अंकीय चिह्नक, इलेक्ट्रॉनिक रूप, इलेक्ट्रॉनिक चिह्नक के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में बताए गए हैं। धारा 7 में लेखीवाल को परिभाषित किया गया है। ऊपरवाल विनिमय पत्र या चेक का रचयिता या उसका लेखीवाल कहलाता है। संदाय करने के लिए एतद द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति ऊपरवाल कहलाता है। इस प्रकार आगे बताया गया है जिक्रीवाल शब्द का उपयोग किया गया है। जिक्रीवाल से अभिप्राय जबकि विनिमय पत्र में या उसके किसी प्रस्थांकन में ऊपरवाल के अतिरिक्त किसी व्यक्ति का नाम दिया हुआ है जिसका पास आवश्यकता पड़ने पर लगेगी के लिए मांग की जाना है, तब ऐसा व्यक्ति जिक्रीवाल कहलाता है। पाने वाला लिखित में नामित वह व्यक्ति जिसे या जिसके आदेश पर धन संदत्त किया जाना है लिखित द्वारा निर्दिष्ट हो, पाने वाला कहलाता है। धारक के संबंध में धारा 8 में बताया गया है वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक के धारक से कोई भी ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो स्वयं अपने नाम से उस पर कब्जा रखने का और उस पर शुद्ध रकम उसके पक्षकारों से प्राप्त करने या वसूल करने का हकदार है। जहाँ की वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक खो जाता है या नष्ट हो जाता है, वहाँ उसका धारक वह व्यक्ति है जो कि ऐसे खो जाने या नष्ट हो जाने के समय ऐसा उसका हकदार था। अब आगे धारा 11 में बताया गया है अंतर्देशीय लिखित। भारत में लिखित या रचित और भारत में देय किया गया या भारत में निवासी किसी व्यक्ति पर लिखित वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक अंतर्देशीय लिखित समझा जाएगा। विदेशी लिखित के बारे में भारत शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, जिसका विवरण धारा 12 में दिया है। धारा 13 में परक्राम्य लिखित को समझाया गया है। परक्राम्य लिखित से या तो आदेशानुसार या वाहक को देय वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक से आशय है। यहाँ और स्पष्ट कर रहे हैं परक्राम्य लिखित 2 या अधिक पाने वालों को संयुक्त देय रचित की जा सकती है या वह अनुकल्पता 2 पाने वालों में से एक को या कई पाने वालों में से एक को या कुछ को देय रचित की जा सकती है। धारा 15 में प्रस्थांकन के बारे में बताया गया है। जबकि परक्राम्य लिखित का रचयिता या धारक ऐसे रचयिता के रूप में हस्ताक्षर से अन्यथा परक्रामण के प्रयोजन के लिए उसके पृष्ठ पर या मुखभाग पर या उससे उपाबद्ध कागज की पर्ची पर हस्ताक्षर करता है या परक्राम्य लिखित के रूप में पूर्ति किए जाने के लिए आशयित स्टाम्प पत्र पर उसी प्रयोजन के लिए ऐसे हस्ताक्षर करता है, तब यह कहा जाता है कि वह उसे प्रस्थांकित करता है और वह प्रस्थांकक कहलाता है। चेक का प्रस्थांकन लिखित के मुखभाग पर या पृष्ठ भाग पर किया गया प्रस्थांकन धारा 15 परक्राम्य लिखित अधिनियम के अधीन मान्य है यदि लिखित के लेखीवाल या धारक ने वहीं पर हस्ताक्षर किए हैं। इस संबंध में सीजू विरुद्ध नलिनी
2017 भाग 1 DCR 173 का न्याय दृष्टांत उल्लेखनीय है। धारा 17 में संदिग्धार्थी लिखित का मीनिंग बताया गया है। संदिग्धार्थी लिखित से अभिप्राय जहां कि लिखित का अर्थ वचन पत्र या विनिमय पत्र दोनों से लगाया जा सकता है, वहां धारक अपने निर्वाचन द्वारा उसे दोनों में से या किसी भी रूप में बरत सकेगा और तत्पश्चात वह लिखित तदनुसार बरती जाएगी। धारा 19 में मांग पर देय लिखित का अभिप्राय बताया गया है, जिसका आशय है कि वह वचन पत्र या विनिमय पत्र जिसमें संदाय का कोई समय विनिर्दिष्ट नहीं है और चेक मांग पर देय होते हैं। अब इसके बाद कुछ विभिन्न प्रश्न हैं जिनके उत्तर के तरीके से यहाँ आगे चर्चा की जा रही है। जिसको इस तरीके से देखेंगे अपन कि जो परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं उनके आंसर किस तरीके से होते हैं, तो इस संबंध में आगे चर्चा जारी रखते हैं। जैसे प्रक्रम लिखित अधिनियम की किस धारा में वचन पत्र को परिभाषित किया गया है? उत्तर 3-4 बताए जाते हैं, धारा 3, 4, 5 या अन्य। तो प्रक्रम लिखित अधिनियम की धारा 4 में वचन पत्र को परिभाषित किया गया है, ये हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद जैसे कोई प्रश्न रहता है, ऐसा लेखबद्ध लिखित जिसमें एक निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार या उसके वाहक को धन की एक निश्चित राशि संदत्त करने का उसके रचयिता द्वारा हस्ताक्षरित कथन अंतर्विष्ट हो कहलाता है। इसका अभिप्राय है वचन पत्र। इसमें चेक और विनिमय पत्र या अन्य कोई चीज शामिल नहीं है। अब अगला प्रश्न, ऐसा लेखबद्ध लिखित जिसमें एक निश्चित व्यक्ति को यह निर्देश देने वाले उसके रचयिता द्वारा हस्ताक्षरित असर्त आदेश अंतर्विष्ट हो कि वह एक निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार या उस लिखित के वाहक को ही धन की एक निश्चित राशि संदत्त करे कहलाता है। विनिमय पत्र ये ऊपर अपन चर्चा कर चुके हैं, उसको दोहरा रहे हैं जिससे आप स्पष्ट बहुत निश्चित हो जाएं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, एक पोस्ट डेटेड चेक जब लिखा जाता है तब वह होता है विनिमय पत्र। एक पोस्ट डेटेड चेक जब लिखा जाता है तब वह विनिमय पत्र होता है। प्रक्रम लिखित अधिनियम की किस धारा में चेक को परिभाषित किया गया है? अभी अपन ऊपर देख चुके हैं। धारा 6 में प्रक्रम लिखित अधिनियम की धारा 6 में चेक को परिभाषित किया गया है। अब धारा 6 के अनुसार चेक किस निर्दिष्ट बैंककार पर लिखा गया है? इसका आशय क्या होगा? केवल चेक, केवल वचन पत्र या अन्य कुछ? इसका अभिप्राय केवल विनिमय पत्र होगा। ठीक है। चेक की परिभाषा के अनुसार चेक में निम्न शामिल है, अर्थात खंडित चेक की इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकृति। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में चेक। ठीक है। इसके बाद ऐसा चेक जिसमें कागजी चेक की यथावत प्रतिकृति शामिल हो और सुरक्षित तरीके से जनित, लिखित व हस्ताक्षरित हो कि जो डिजिटल हस्ताक्षर और एसीमेट्रिक
क्रिप्टो सिस्टम प्रयोग के साथ कम से कम सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करे कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में चेक। ये बहुत स्पष्ट है, ये तकनीकी शब्द हैं, इनको विशेष रूप से ध्यान दीजिए। इस विवरण में जो बताया है वो इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में चेक होगा, साधारण और खंडित चेक इसमें शामिल नहीं होगा। अब आगे देखते हैं अपन, प्रक्राम लिखित अधिनियम की किस धारा में लेखीवाल, ऊपरवाल तथा जिक्रीवाल को परिभाषित किया गया है? धारा 7 में लेखीवाल, ऊपरवाल तथा जिक्रीवाल को परिभाषित किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, किसी विनिमय पत्र या चेक का रचयिता उसका क्या कहलाता है? किसी विनिमय पत्र या चेक का रचयिता उसका क्या कहलाता है? इसका स्पष्ट उत्तर लेखीवाल कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, ऊपरवाल से अभिप्राय क्या है? ऊपरवाल से अभिप्राय ये है जो समुदाय के निर्दिष्ट व्यक्ति होते हैं, जो समुदाय के लिए निर्दिष्ट व्यक्ति होता है ऊपरवाल कहलाता है। इसके बाद, किसी पृष्ठांकन में ऊपरवाल के अतिरिक्त कोई व्यक्ति जिसके पास आवश्यकता पड़ने पर लेनगी के लिए मांग की जाना है कहलाता है। ये बहुत स्पष्ट बताया गया है। जिक्रीवाल, लेखीवाल, ऊपरवाल, जिक्रीवाल। जो जिक्रीवाल है उसका अभिप्राय यह है जो ऊपरवाल के अतिरिक्त कोई व्यक्ति जिसके पास आवश्यकता पड़ने पर लेनगी के लिए मांग की जाना है तो जिक्रीवाल कहलाता है। अब अंतर्देशीय लिखित से अभिप्राय वही है जो भारत में लिखित हो, भारत में रचित हो, भारत में देय हो। अब अंतर्देशीय लिखित से अभिप्राय स्पष्ट हो गया। अब प्रक्राम लिखित के बारे में ऊपर अपन बहुत चर्चा कर चुके हैं और अब चर्चा करते हैं, प्रक्राम लिखित अधिनियम की किस धारा में प्रक्रामण को परिभाषित किया गया है? धारा 14 में प्रक्रामण को परिभाषित किया गया है। किस धारा में पृष्ठांकन को परिभाषित किया गया है? धारा 15 में पृष्ठांकन को परिभाषित किया गया है। धारा 16 के अनुसार जहां पृष्ठांकक केवल अपना नाम हस्ताक्षरित करता है वहां वह पृष्ठांकन कहलाता है, अर्थात साधारण, पूर्ण, निरंक पृष्ठांकन यहाँ स्पष्ट है कि वो निरंक पृष्ठांकन कहलाता है। अब और दोहराने के लिए अपन देखते हैं, प्रक्राम लिखित अधिनियम की धारा 15 में पृष्ठांकक को परिभाषित किया गया है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, मांग पर देय लिखित में शामिल नहीं है। मांग पर देय लिखित में शामिल नहीं है, अर्थात पोस्ट डेटेड चेक। वचन पत्र, विनिमय पत्र और चेक मांग पर देय लिखित में हो सकते हैं, किंतु पोस्ट डेटेड चेक मांग पर देय लिखित में शामिल नहीं है। इसके बाद, उपस्थापन पर शब्द से क्या अभिप्राय है?
उपस्थापन पर शब्द से क्या अभिप्राय है? स्पष्ट है, मांग पर। इसके बाद अगला शब्द देखते हैं। धारा 21 के अधीन दर्शनोपरांत सबसे अभिप्रेत है। इसका आशय है वचन पत्र में दर्शनार्थ उपस्थापन के पश्चात, विनिमय पत्र में प्रतिग्रहण के लिए टिप्पण पश्चात, विनिमय पत्र में अप्रतिग्रहण के लिए टिप्पण या अप्रतिग्रहण के लिए प्रसाक्ष्य के पश्चात इसका उपयोग किया गया है। तो यह उपरोक्तानुसार इस दर्शनोपरांत शब्द का अभिप्राय आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। इसके बाद ये बताया गया है, हर वचन पत्र या विनिमय पत्र की परिपक्वता जिसका मांग पर, दर्शन पर, उपस्थापन पर देय होना अभिव्यक्त नहीं है, उस तारीख से कौन से दिन होती है जिसको उसका देय होना अभिव्यक्त है? पहले दिन, 7वें दिन, 15वें दिन, तीसरे दिन। इसका स्पष्ट उत्तर है तीसरे दिन। 29 जनवरी 1878 की तारीख की एक प्रक्रम लिखित ऐसे रचित है कि वह उस तारीख से एक माह के पश्चात देय है। लिखित की परिपक्वता दिनांक होगी। इसे फिर से दोहराते हैं। 29 जनवरी 1878 तारीख की एक प्रक्रम लिखित ऐसे रचित है कि वह उस तारीख से एक मास के पश्चात देय है। तो यहाँ पे स्पष्ट है 28 फरवरी 1878। इसके बाद एक और उदाहरण देखते हैं। 31 अगस्त 1878 तारीख का एक वचन पत्र ऐसे रचित है कि वह उस तारीख से 3 मास पश्चात देय है। लिखित की परिपक्वता दिनांक 3 दिसंबर 1878 होगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रक्रम लिखित अधिनियम की किस धारा में लेखीवाल का दायित्व उपदर्शित किया गया है? धारा 30 में लेखीवाल का दायित्व उपदर्शित किया गया है। किसी वचन पत्र के द्वारा उधार दी गई राशि की वसूली के लिए बाद में लेनदार अथवा वादी उन व्यक्तियों के विरुद्ध व्यक्तिक आज्ञप्ति प्राप्त नहीं कर सकता है जो वाद के पक्षकार नहीं है। अब इसके बाद प्रक्रम लिखित अधिनियम 1881 की किस धारा में चेक के ऊपर वाल का दायित्व वर्णित किया गया है? धारा 31 में चेक के ऊपर वाल का दायित्व वर्णित किया गया है। अब आगे देखते हैं। किसी वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक की रचना, प्रतिग्रहण या प्रस्थांकन पूर्ण हो जाता है वास्तविक परिधान पर, आणविक परिधान द्वारा। दोनों स्थिति में किसी वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक की रचना, प्रतिग्रहण या प्रस्थांकन पूर्ण हो जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं। आदेशानुसार दे वचन पत्र के धारक द्वारा, आदेशानुसार दे विनिमय पत्र के धारक द्वारा, आदेशानुसार दे चेक के धारक द्वारा उसका प्रस्थांकन और परिक्रम है। ये चीजें दोहरा रहे हैं हम।
जिससे और स्पष्ट रहें। इसके बाद आगे देखते हैं, वाहक को दे प्रक्राम लिखित का धारक का उसे खा के लिए रखने को परिदत्त करता है, ऐसी लिखित प्रक्राम होगी। इसे पृष्ठांकित और प्रतिगृहित होगी नहीं कहा जाएगा, इसे प्रक्राम होगी कहा जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से अब यहाँ पे ये देखना है, धारा 58 के अधीन रहते हुए पृष्ठांकन का पराक्रमण किया जा सकता है। धारा 58 के अधीन रहते हुए पृष्ठांकन का पराक्रमण किया जा सकता है। इसके बाद किसके द्वारा परक्राम किया जा सकता है? परक्राम लेखीवाल, पाने वाला, पृष्ठांकति किसी के द्वारा भी किया जा सकता है। एक बार फिर दोहरा लेते हैं, परक्राम किया जा सकता है, लेखीवाल, पाने वाला, पृष्ठांकति, इन सभी के द्वारा परक्राम किया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं, विनिमय पत्र का को या आदेशानुसार दे लिखा गया है। विनिमय पत्र का को या आदेशानुसार दे लिखा गया है। का से खा के नाम पृष्ठांकित करता है। का से खा के नाम पृष्ठांकित करता है। पृष्ठांकन में या आदेशानुसार शब्द या कोई समतुल्य शब्द अंतर्विष्ट नहीं है। यहाँ खा लिखत को प्रक्रामित कर सकेगा। ठीक है, यह और स्पष्टीकरण के लिए बताया गया है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, परक्राम लिखित अधिनियम 1881 के किस अध्याय में उपस्थापना विषयक उपबंध किए गए हैं? अध्याय 3, अध्याय 6, अध्याय 5, धारा 3 का में उपस्थापना विषयक उपबंध का प्रावधान परक्राम लिखित अधिनियम 1881 के अध्याय 5 में किया गया है। अब इसके बाद आगे देखते हैं अपन, परक्राम लिखित अधिनियम 1881 की धारा 63 के अधीन किसी धारक द्वारा ऊपर वाल को विचार विमर्श हेतु कितना समय दिया जा सकता है? इसमें स्पष्ट उत्तर है, लोक अवकाश का अपवर्जन करके 48 घंटे का। उत्तर में कई बार 2-3 उत्तर दिए रहते हैं, 24 घंटे, 36 घंटे, 72 घंटे। तो इसका स्पष्ट उत्तर है, लोक अवकाश का अपवर्जन करके 48 घंटे का। ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है, लोक अवकाश का अपवर्जन करके 48 घंटे का। इसके बाद आगे देखते हैं, जहाँ की लिखित में ब्याज दर की निर्दिष्टि नहीं की गई है, वहाँ सूद रकम के मध्य ब्याज की गणना किस दर से की जा सकेगी? इसका उत्तर है 18% प्रति वर्ष। इसका अभिप्राय यहाँ पे ये है, लिखत में ब्याज की दर निर्दिष्ट नहीं की गई, वहाँ पर सूद रकम मध्य ब्याज की गणना जो बताई गई है वो 18% प्रति वर्ष तक की जा सकती है। इसके बाद आगे चलते हैं अपन, परक्राम लिखित के रचयिता, प्रतिग्रहीता या पृष्ठांकक का अपने अपने दायित्व से उन्मोचन हो जाता है। कब? रद्दकरण द्वारा, निर्मुक्ति द्वारा,
संदाय द्वारा। इन तीनों स्थितियों में उनके उत्तरदायित्व का उन्मोचन हो जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं, जहाँ विनिमय पत्र का धारक ऊपरवाल को यह विचार करने के लिए उसे प्रतिग्रहित करेगा या नहीं, कितनी अवधि के लिए अनुज्ञात कर देता है, तथा ऐसी अनुज्ञात से सम्मत न होने वाले सब पूर्विक पक्षकार ऐसे धारक के प्रति दायित्व से एतद् द्वारा उन्मोचित हो जाते हैं, अर्थात कितनी अवधि के बाद। तो अभी अपन ऊपर ये प्रावधान देख चुके हैं, जिसका स्पष्ट उत्तर है लोक अवकाश का अपवर्जन करके 48 घंटे से। इसके बाद आगे चलते हैं, का अम्बाले में एक चेक कलकत्ते के एक बैंक पर लिखता है। चेक के सम्यक अनुक्रम में उपस्थापित किए जाने से पूर्व बैंक फेल हो जाता है। यहाँ का उन्मोचित हो जाएगा, का उन्मोचित नहीं होगा, बैंक उन्मोचित हो जाएगा। तो यहाँ का स्पष्ट उत्तर है बैंक उन्मोचित हो जाएगा, नहीं, का उन्मोचित हो जाएगा। ठीक है, इसको फिर से दोहरा लेना उचित होगा। का अम्बाले में एक चेक कलकत्ते के एक बैंक पर लिखता है। चेक के समय के अनुक्रम में उपस्थित किए जाने से पूर्व बैंक फेल हो जाता है। तो यहाँ पर का उन्मोचित हो जाएगा या बैंक उन्मोचित हो जाएगा। इसका स्पष्ट उत्तर है का उन्मोचित नहीं हो गया। ऊपर भ्रम फैलाने के लिए कहा गया है, इसको और स्पष्ट कर लें एक बार, ज़्यादा उचित होगा। का अम्बाले में एक चेक कलकत्ते के एक बैंकर पर लिखता है। चेक के समय अनुक्रम में उपस्थित किए जाने से पूर्व बैंक फेल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या का उन्मोचित हो जाएगा या बैंक उन्मोचित हो जाएगा? क्या स्थिति होगी? यहाँ पर का उन्मोचित नहीं होगा, क्योंकि चेक स्थापित किए जाने से पूर्व बैंक फेल हो गया है। तो जो का उत्तरदायित्व है वो उसके ऊपर बना रहेगा, वो उन्मोचित नहीं होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, किस दशा में विनिमय पत्र अनादत कर दिया गया माना जाता है? विनिमय पत्र जबकि ऊपर वाला संविदा करने में अक्षम है, जबकि प्रतिग्रहण विशेषित है। उपरोक्त दोनों दशाओं में किसी विनिमय पत्र अनादृत कर दिया गया माना जाएगा। अर्थात जबकि ऊपरवाल संविदा करने में अक्षम है, जबकि प्रतिग्रहण विशेषित है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अनादर की कोई भी सूचना आवश्यक नहीं है, जबकि सूचना का हकदार पक्षकार लिखित पर शोध्य रकम देने का असर्त वचन तथ्यों को जानते हुए देता है। इसके बाद आगे देखते हैं, जबकि वचन पत्र या विनिमय पत्र अप्रतिग्रहण या संदाय द्वारा अनादृत हो गया है, तब धारक ऐसे अनादरण को किसके द्वारा युक्ति युक्त समय के भीतर टिप्पणित और प्रमाणित कराकर प्रत्यक्ष प्रमाणित कर सकता है? इसका उत्तर स्पष्ट है, नोटरी पब्लिक के द्वारा युक्ति युक्त समय के भीतर टिप्पणित और प्रमाणित कराकर प्रत्यक्ष प्रमाणन प्राप्त कर सकता है, नोटरी पब्लिक के द्वारा। इसके बाद आगे चलते हैं, परक्राम लिखित अधिनियम 1881 में आदरणार्थ प्रतिग्रहण और संदाय के विषय में तथा आवश्यकता की दशा में निर्देशन के विषय में उपबंध धारा 11 में किए गए हैं।
इसके बाद आगे चलते हैं। जहां खाते में अप्राप्त निधि के कारण चेक बैंक द्वारा संदाय के बिना लौटा दिया जाता है तो ऐसा व्यक्ति धारा 138 के अधीन दंडित किया जा सकता है। जहां खाते में अपर्याप्त निधि के कारण चेक बैंक द्वारा संदाय के बिना लौटा दिया जाता है तो ऐसा व्यक्ति दंडित किया जा सकता है 2 वर्ष के कारावास से और चेक की रकम के दुगना प्रतिकर से। ठीक है। इसके बाद धारा 138 के अधीन कोई चेक लिखे जाने की अवधि से कितने अवधि के भीतर बैंक में प्रस्तुत किया जाना चाहिए? इसका स्पष्ट उत्तर 3 माह है। इसके बाद धारा 138 के अधीन चेक का पाने वाला या धारक बैंक द्वारा चेक के असन्नत वापसी अर्थात बाउंस होने की सूचना दिनांक से कितनी अवधि में चेक के लेखीवाल से लिखित नोटिस देकर धनराशि के संदाय की मांग कर सकता है? इसका स्पष्ट उत्तर है 30 दिन के अंदर वो उसे नोटिस भेजेगा। इसके बाद अगला उदाहरण लेते हैं। किसी चेक का लेखीवाल चेक के धारक से सूचना प्राप्ति की कितनी अवधि में धनराशि का संदाय नहीं करता तो समझा जाएगा कि वह धारा 138 के अधीन अपराध करता है। इसका स्पष्ट उत्तर है 15 दिन। यहाँ पे स्पष्ट हो जाना चाहिए कि चेक के बाउंस के मामले में धारा 38 के प्रावधानों में ये बताया गया है कि जो चेक में डेट डली होती है उससे 3 माह के लिए चेक वैध होता है। चेक के बाउंस होने पर चेक बाउंस होने की जब बैंक से सूचना प्राप्त होती है उससे 30 दिन के अंदर चेक जारी करने वाले को नोटिस देना पड़ता है और उस अवधि में अर्थात चेक बाउंस होने के बाद नोटिस देने के पश्चात यदि 15 दिन के अंदर चेक जारी करने वाला संबंधित व्यक्ति को अर्थात नोटिस देने वाले को उसकी चेक की राशि का भुगतान नहीं करता तो वह धारा 138 के अधीन अपराध करता है। उसके बारे में अदालत में केस लगाया जाता है और इसके संबंध में कोर्ट फीस भी जमा करनी पड़ती है, लिखित परिवाद करना पड़ता है और अन्य बातें भी हैं जो आगे अपन चर्चा में देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं। मैं खाको या उसके आदेशानुसार 1500 रुपये संदत करने का वचन देता हूँ। स्पष्ट है, ये वचन पत्र है। ये आगे ऊपर अपन कई बार इस मुद्दे को समझ चुके हैं। इसके बाद एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। मैं खा आपको 10,000 रुपये का देनदार हूँ। यह वचन पत्र है या बैंक नोट है या करेंसी नोट है? स्पष्ट उत्तर है कि उपरोक्त में से कोई नहीं है। ऊपर चर्चा में अपन इसको समझ चुके हैं, ये दोहराया जा रहा है। इसके बाद आगे देखते हैं। जब लिखित में ब्याज की दर निर्दिष्ट नहीं की गई तब शोध रकम के मध्य ब्याज की गणना 18% प्रतिवर्ष से की जा सकती है। इसके बाद आगे देखते हैं अपन। यदि विनिमय पत्र धारक ऊपर वाल को यह विचार करने के लिए कि वह उसे प्रतिगृहित करेगा या नहीं, कितनी अवधि के लिए अनुज्ञात कर देता है तो ऐसी अनुज्ञात से सम्मत न होने वाले सब पूर्विक पक्षकार ऐसे धारक के प्रति दायित्व से एतद द्वारा उन्मोचित हो जाते हैं। अर्थात 48 घंटे से अधिक
लोक अवकाश के दिनों को छोड़कर। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन। उस लिखित के आधार पर जो अनादरत की गई हो, बाद में न्यायालय प्रसाक्ष के साबित हो जाने पर अनादरण के तथ्य के बारे में अवधारणा करेगा, यदि और जब तक कि ऐसा तथ्य न साबित नहीं कर दिया जाता। इसको फिर से दोहरा लेते हैं। उस लिखित के आधार पर जो अनादरत की गई हो, बाद में न्यायालय प्रसाक्ष के साबित हो जाने पर अनादरण के तथ्य के बारे में अवधारणा करेगा, यदि और जब तक कि ऐसा तथ्य न साबित नहीं किया जाता, अर्थात परिवादी द्वारा ऐसा न्यायालय में प्रसाक्ष से साबित हो जाने पर न्यायालय उसके पक्ष में अवधारणा करेगा, जब तक अनावेदक या अभियुक्त ऐसा तथ्य ना साबित नहीं कर देता। ठीक है, ये अवधारणा वाली बात है। तो यहाँ पे विधि के उपबंध साक्ष्य विधि में जो है वो अपने स्थान पर बताए गए हैं, और यहाँ पे भी उपधारणा के संबंध में विशिष्ट विधि अर्थात प्रक्राम लिखित अधिनियम के प्रावधानों में भी बताया गया है। तो इस तरीके से हम जब पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें दोहरा लेते हैं, जिससे हमारे दिमाग में वो चीज़ें अच्छे से बनी रहती हैं। यहाँ पे यह भी चर्चा उचित रहेगी कि हम जब ये पढ़ लेते हैं और जब इसको दोहराते हैं, तो कभी हम बाहर यात्रा कर रहे होते हैं या और कोई समय में हमें फुर्सत होती है, तो यदि हम विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षा हमें फेस करना है, तो उन स्थितियों में हम जो भी विधि के उपबंध हैं, शांति से समयानुसार जब भी अवसर हो हमें दोहराते रहना है। और जब हमें दोहराने के दौरान कहीं कठिनाई प्रतीत होती है, जो चीज़ याद नहीं आ रही होती है, तो हम अपने नोट्स में या इसी वीडियो को फिर से सुन के स्पष्ट कर लेंगे। हमें अपनी जन्म तिथि क्यों याद रहती है? क्योंकि हम बार बार दोहराते रहते हैं। हमें किसी पार्टी की कोई बात याद रहती है, कोई अच्छी घटना हुई थी या कोई उचित घटना नहीं थी, किंतु उस इंसिडेंट की पुनरावृत्ति हमारे दिमाग में, हमारे विचारों में बार बार आती जाती रहती है, इसलिए वो हमें याद रहती है। तो स्पष्टता जब तक हमें विधि की जो भी प्रावधान है, विद्यार्थी के नाते, प्रतियोगी परीक्षा के परीक्षार्थी के नाते ज़रूरत होगी, तो हमें उन्हें दोहराते हुए अपने खुद की जानकारी के लिए स्पष्ट जानकारी में रखना ज़रूरी होगा। जिन लोगों को परीक्षा में ज़रूरत नहीं है, सामान्य ज्ञान के लिए सुन रहे हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, किंतु ये विशेष तकनीकी बातें हैं, तो ये परीक्षार्थियों के लिए स्पष्ट शब्दता और तारीख दी रहती है, समय दिया रहता है, कितनी अवधि होगी, कितना ब्याज होगा, कितने दिन होंगे। तो ये प्रावधान में जैसा वर्णित है वैसा ही रहेगा। तो आगे चर्चा अपन करते हैं। यदि कोई व्यक्ति का चेक खाते में अप्राप्त निधियों के कारण बैंक द्वारा लौटा दिया जाता है, अर्थात चेक बाउंस हो जाता है, तो जिस व्यक्ति ने चेक दिया था उसे दंडित किया जा सकता है 2 वर्ष तक के कारावास से, या जो चेक राशि है उसकी दुगनी राशि तक के प्रतिकर से, या दोनों से। अब आगे चलते हैं। प्रक्राम लिखित 1881 की धारा 138 लागू होने के लिए चेक का पाने वाला या धारक चेक के लिखीवाल को असंगत चेक के लौटाए जाने के बाबत बैंक से सूचना प्राप्ति के कितने दिन के भीतर
लिखित सूचना देकर धनराशि के संदाय की मांग करेगा। ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं, इसको दोहरा रहे हैं। इसका स्पष्ट उत्तर 30 दिन है। चेक के बाउंस होने पर चेक के जारीकर्ता को जिस व्यक्ति के पास चेक था, जिसका चेक बाउंस हुआ है, अर्थात चेक के लेखीवाल को 30 दिन के अंदर नोटिस देना पड़ेगा। इसको आगे देखते हैं अपन। अनादरित चेकी का लेखीवाल चेक के धारक से सूचना प्राप्ति के कितने दिन के भीतर यदि राशि का संदाय नहीं करता तो धारा 138 का अपराध करता है समझा जाएगा। 15 दिन के अंदर, नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के अंदर यदि वह उसे चेक राशि का संदाय नहीं करता तो वह धारा 138 के अपराध का अपराधी माना जाएगा, उसने ऐसा अपराध किया है। इसके बाद आगे देखते हैं। परक्राम लिखित अधिनियम 1881 के अध्याय 17 के तहत अपराध के संक्षिप्त विचारण में मजिस्ट्रेट द्वारा कितनी सजा दी जाना विधिपूर्ण है? इसका स्पष्ट उत्तर है 1 वर्ष तथा 5,000 रुपये तक जुर्माना जैसी स्थितियां हों। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। परक्राम लिखित विलेख किसी लेखीवाल को दायी करने अथवा भुगतान की मांग करने के पूर्व उसकी स्वीकृति की अपेक्षा करता है। वो कौन सा दस्तावेज होता है? मांग वचन पत्र, चेक, विनिमय पत्र? तो इसका स्पष्ट उत्तर है विनिमय पत्र। वह परक्राम विलेख है जो किसी लेखीवाल को दायी करने या भुगतान की मांग करने के पूर्व उसकी स्वीकृति की अपेक्षा करता है, वह विनिमय पत्र है। इसके बाद आगे देखते हैं। किसी ऐसे पृष्ठांकन जिसमें पृष्ठांकन परक्राम विलेख के अनादरण की स्थिति में विलेख पर स्वयं के दायित्व को अवर्जित करता हो का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? इसका स्पष्ट उत्तर है बिना अवलंब पृष्ठांकन। ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन। इस सामान्य नियम की कूट रचित पृष्ठांकन विधि में पृष्ठांकन नहीं होता है का अपवाद क्या है? इसका अपवाद है परक्राम विलेख का समनुदेशन। सामान्य नियम की कूट रचित पृष्ठांकन विधि में पृष्ठांकन नहीं होता है। इसका अपवाद क्या है? इसका अपवाद है परक्राम विलेख का समनुदेशन। ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं अपन। अधिनियम का कौन सा प्रावधान सम्यक अनुक्रम में संदाय के संबंध में विचार करता है, अर्थात कौन सी धारा? स्पष्ट उत्तर है धारा 10। अब अगला प्रश्न देखते हैं अपन। कौन सा परक्राम लिखित का ऐसा तात्विक परिवर्तन नहीं समझा जाएगा जो उसको शून्य बनाता हो अथवा लिखित को ही उन्मोचित करता हो? इसका स्पष्ट उत्तर है अनक्रॉस चेक को क्रॉस करना। ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन। अधिनियम का कौन सा प्रावधान अभिकथित करता है कि विदेशी विनिमय पत्र अनादरत के लिए प्रसाक्ष्यत होंगे? यह ऐसा उस स्थान की विधि द्वारा अपेक्षित है जहां लिखे जाएंगे, अर्थात किस धारा में इसका वर्णन किया गया है? इसका वर्णन धारा 104 में
किया गया है। अधिनियम की धारा 118 के अंतर्गत अवधारणाओं में सम्मिलित नहीं है। चेक के धारक ने वह किसी ऋण या अन्य दायित्व के उन्मोचन के लिए प्राप्त किया है। इसे फिर से दोहरा लेते हैं। अधिनियम की धारा 118 के अंतर्गत अवधारणाओं में सम्मिलित नहीं है। चेक के धारक ने वह किसी ऋण या अन्य दायित्व के उन्मोचन के लिए प्राप्त किया है। इस प्रश्न के उत्तर में कुछ अन्य चीजें दी रहती हैं, जैसे प्रतिग्रहण के समय के बारे में, तारीख के बारे में, प्रस्तावना क्रम के बारे में। ऐसा नहीं है। इसका स्पष्ट उत्तर है, अधिनियम की धारा 118 के अंतर्गत उपधारणाओं में सम्मिलित नहीं है। चेक के धारक ने वह किसी ऋण या अन्य दायित्व के उन्मोचन के लिए प्राप्त किया है। आगे देखते हैं अपन। एम.एस. नारायण मेनन विरुद्ध केरल राज्य का प्रकरण किस मामले में बताया गया है? तो इसका उत्तर है, एम.एस. नारायण मेनन विरुद्ध केरल राज्य का प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया है कि अधिनियम की धारा 118 का और 139 के अंतर्गत सांविधिक अवधारणाओं का खंडन करने के लिए परिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य पर निर्भर किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, परक्राम लिखित अधिनियम 3 विशिष्ट विलेखों का उल्लेख करता है, जैसे चेक, विनिमय पत्र और है प्रोमिसरी नोट। इसमें हुंडी, बैंक ड्राफ्ट शामिल नहीं है। ठीक है। परक्राम लिखित अधिनियम 3 विशिष्ट विलेखों का उल्लेख करता है। उसमें स्पष्ट बताया है, चेक, विनिमय पत्र और प्रोमिसरी नोट, जिसमें हुंडी और बैंक ड्राफ्ट शामिल नहीं है। इसके बाद एक व्यक्ति परक्राम विलेख को मूल्य देकर सद्भावना से प्राप्त करता है तो वह कहलाता है सम्यक अनुक्रम धारक। ठीक है। सभी चेक विनिमय पत्र हैं, लेकिन सभी विनिमय पत्र चेक नहीं होते हैं। सभी चेक विनिमय पत्र हैं, लेकिन सभी विनिमय पत्र चेक नहीं होते हैं। ये बात सही है। ठीक है। इसके बाद एक दिवालिया व्यक्ति जो होता है वो बैंक परक्राम विलेख नहीं बना सकता है। ठीक है। और चेक के अमान्य होने पर अर्थात बाउंस होने पर धारा 138 परक्राम विलेख अधिनियम में दंड का प्रावधान बताया गया है। तो आज की चर्चा में परक्राम लिखित अधिनियम 1881 के विभिन्न प्रावधानों की चर्चा की गई है। चर्चा काफ़ी अधिक हो गई है, इसलिए इस एक्ट से संबंधित आपके कोई भी प्रश्न हैं या कोई भी डाउट्स हैं तो आप उस संबंध में टिप्पणी अपने कमेंट्स के माध्यम से बताइए या मेरे मोबाइल नंबर पर आप चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।